Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 25th November of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनजीटी कब स्टैब्लिश किया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्यूआई जो है वो किन मेजर पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है, किनको वो मेजर करके एक्यूआई बताता है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किन पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है कि सिटी में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, कितने मात्रा में, ये कौन कौन से हैं पॉल्यूटेंट्स, उनको नाम बताने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लोगों के साथ आप क्वेश्चन आर 247 डालिए और इस लोगों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, या आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जो आप एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं इससे, जो आपको रिलेवेंट लगे, या मेरे हिसाब तो सारे रिलेवेंट हैं, तो आप उस नोट्स को बना सकते हैं अपने अपने लिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, तमिलनाडु पुडुचेरी ऑन एज एज निवार क्लोजेस इन। निवार साइक्लोन आ रहा है तमिलनाडु और पुडुचेरी में, कहते हिट कर सकता है आज। आज वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया गया इसीलिए, और 22 एनडीआरएफ टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फोर्स जो होती है, वो क्या कहते हैं वहाँ पे स्टैंड बाय पे है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी साइक्लोन हिट कर सकता है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी रहता है, साइक्लोन जब हिट करेगा तो कई दिक्कतें हो सकती हैं। वाटर लेवल्स भी चेन्नई रिजर्वायर्स में बीइंग मॉनिटर्ड एंड कॉपियस इनफ्लोज की, वहाँ पे जो वाटर लेवल्स है रिजर्वायर्स में चेन्नई के, उसको भी मेज़र किया जा रहा है, देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है कि वो फ्लो कहते हैं बढ़ तो नहीं रहा है, उससे कारण कोई हार्म तो नहीं होगा आसपास के जिलों में, तो उसके लिए भी चेक हो रहा है। हैवी रेनफॉल स्क्वेरली विंड्स लाइकली पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऑन हाई अलर्ट, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी हाई अलर्ट में है, क्योंकि हाई हैवी रेनफॉल हो रही है उस साइड, और क्या कहते हैं काफ़ी तेज विंड्स भी फैल रही, तो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल वहाँ पे हो चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं ये निवार साइक्लोन जो है, इसके बारे में हम अलग से देख लेते हैं, इसका नेमिंग कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग अलग से देखते हैं। साइक्लोन निवार, ये माइट मेक लैंडफॉल अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट, की लैंडफॉल हो सकता है तमिलनाडु कोस्ट में, करिकल और जो महाबलीपुरम है, आफ्टरनून में, आज आफ्टरनून में, ऐसा आईएमडी का है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि वाटर और लैंडफॉल हो सकता है वहाँ पे। अब देख लेते हैं इसके नेमिंग कैसे रखा गया इसका नाम। इसका आईएमडी ने साइक्लोन स्टॉर्म वाज क्रिस्टन साइक्लोन निवार बाय ईरान की, जो साइक्लोन स्टॉर्म का नाम रखा गया वो जो क्रिस्टन थे साइक्लोन निवार बाय ईरान, ईरान में जो साइक्लोन आया था उसके नाम पे रखा गया। इसका डिप्रेशन क्या है? इसका डिप्रेशन सम 600 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पुदुचेरी इन द बे ऑफ बंगाल है। इसका जो डिप्रेशन है, जैसे साइक्लोन आता है तो ये डिप्रेशन होता है, तो ये 600 किलोमीटर जो साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी पड़ता है वहाँ पे है। जैसे पुडुचेरी है तो साउथ ईस्ट यहाँ पे, तो क्या कहते हैं इस साइड जो पुडुचेरी की पड़ता है वहाँ पे क्या कहते हैं माना जा रहा है कि उसका डिप्रेशन है। इसकी आई कहाँ पे है? इनटू डीप प्रेशर बाय द इवनिंग ऑफ 23 नवंबर एंड साइक्लोन बाय द मॉर्निंग ऑफ 24 नवंबर तक आ सकता है, इसकी इंटेंसिफाई हो सकती है। इसकी विंड स्पीड लगभग 100 से 110 किलोमीटर पर आवर है, और विंड गस्ट जो होती है विंड गस्ट वो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो ये जो साइक्लोन है वो और ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, इसके कारण लैंडफॉल बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ये पहला साइक्लोन होगा जो लैंडफॉल लाएगा इंडियन कोस्ट में 2020 में। कहते हैं 2020 में इससे पहले लैंडफॉल नहीं हुई है किसी भी इंडियन कोस्ट में, लेकिन ये पहला साइक्लोन होगा जो क्या कहते हैं लैंडफॉल लाएगा। तो हम लोग इसका पैटर्न देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है। ये इस फेज में आ रहा है यहाँ से, कहती है चेन्नई, चेन्नई में बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है इस वक्त, क्योंकि वहाँ के वाटर रिजर्वायर्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए ये पूरा एरिया इफेक्ट में आएगा। जितना ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पूरा एरिया ये सब इफेक्ट में आएगा। ये इसका पैटर्न है कि ये इस फॉर्म में आएगा यहाँ से, इसका ये जो पैटर्न है इस फॉर्म में ये इफेक्ट में आएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट बैन्स 43 मोर ऐप्स साइटिंग थ्रेट टू सिक्योरिटी की। 43 और ऐप्स को बैन किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि वो कहते हैं हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं और ट्रांसफ़र करे, किसी थर्ड पार्टी कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करे, इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट के कारण
उन्हें भी बैन किया जा सकता है। जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, मैं इसके नाम अली सप्लायर्स हो गया, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, कैम कार्ड, डिंग टॉग, ये सब नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT में उन्होंने इशू किया एक ऑर्डर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो ब्लॉक कर रहा है एक्सेस टू 43 मोर मोबाइल ऐप्स के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पीएम टेल्स स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। कि कहते हैं पीएम ने स्टेट से कहा है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 to 3 वीक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कोई वैक्सीन आ जाएगी, जो मैक्सिममली की जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो आने वाली है। वो 70% इफेक्टिव है, लेकिन उसको लाना होगा, क्योंकि जो स्प्रेड बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब वैक्सीन ये भी होगी तो क्या कहते हैं केसेस कम हो सकते हैं, और जो स्प्रेड है उसको हम लोग रोक सकते हैं। एक तरह से हम जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको क्रिएट करने की बात इसमें की गई है। तो कल मीटिंग थी, तो उसी में पीएम ने कहा कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट्स अपने अपने मेजर्स बना लें, और जो एक्शंस वो लोग ले सकते हैं वो ले लें। इसमें वही बात की गई है कि पीएम मोदी ने कल सब चीफ मिनिस्टर से कहा है कि वो एक्शंस लें, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, इस तरह से एक कमिटी बनाए जो क्या कहते हैं इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हाई कोर्ट अपहोल्ड चॉइस, यूपी गवर्नमेंट क्लियर्स ऑर्डिनेंस। की यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करने की बात की गई है, जो नॉन बेलेबल होगा ऑफेंस, जो पेनाल्टीज होगी अगर जो ये लव जिहाद हो गया, या जो इन्फ्लुएंस करके लोगों को जो रिलीजियस या मैरिज के नाम पे जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसको रोकने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है, जिससे हम ये रिलीजियस कन्वर्जन को रोक सकें। ये अगर आप कहते हैं फाउंड होते हैं गिल्टी, तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, और क्या कहते हैं और भी आपके पेनाल्टीज लग सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये ऑर्डिनेंस जो नया आने वाला है, ये पूरी तरह से जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको रोकने की बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन फॉर न्यू पार्लियामेंट वॉयलेट्स गवर्नमेंट टर्म्स। की जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है न्यू पार्लियामेंट के लिए, कि न्यू पार्लियामेंट के लिए 404 ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट टर्म्स को वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीज आर बीइंग टेकन अवे 22 किलोमीटर अवे। क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो 22 किलोमीटर दूर जाके हो रहा है, जो पूरी तरह से अगेंस्ट द अप्रूवल है। तो इसमें ये बात की गई है कि जो ट्रीज बिंग ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ प्लॉट नेक्स्ट टू द करंट पार्लियामेंट, की ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया जाना था जो करंट पार्लियामेंट है उसके बगल में, लेकिन वो आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड इको पार्क में जो 22 किलोमीटर अवे है। वहाँ पे वो जो अप्रूवल के अगेंस्ट है पूरी तरह, जो 404 ट्रीज ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से जो नॉर्म्स थे, जो अप्रूवल था उसके अगेंस्ट है। अप्रूवल में था कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसके आसपास, जो इंडिया गेट है उसके आसपास ट्रांसप्लांटेशन होगा, जो न्यू पार्लियामेंट में जो ट्रीज डैमेज होंगे उसको ट्रांसप्लांट वहाँ वहाँ किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इको पार्क में किया जा रहा है जो 22 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरी तरह से अप्रूवल जो दिया गया था उसके अगेंस्ट है, जो गवर्नमेंट टर्म्स, तो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट टर्म्स को पूरी तरह से वॉयलेट कर रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। कि इसमें बताया गया, इंडिया डिड वेल टू हाईलाइट द टेरर थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड एमिड स्टेप अलोंग द बॉर्डर। कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा टेरर थ्रेट था पाकिस्तान से, इसीलिए उसने एक्शन लिया जम्मू कश्मीर साइड से। क्योंकि कुछ जो 4 मेंबर्स थे जो जैश ए मोहम्मद के, वो गन डाउन थे, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा लास्ट वीक, क्योंकि वो एक तरह से थ्रेट थे, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जम्मू कश्मीर में। क्योंकि वो लोग लग रहा था कि कोई ना कोई वो एक्शन लेने वाले हैं, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, इस तरह के ही हमें ढिलाई के कारण हुआ था। तो क्या कहते हैं उसको रोकने के लिए कि इस तरह के इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो, तो इसलिए इंडिया ने इफेक्ट लिया। तो पूरे एडिटोरियल में उसी के बारे में बात की गई है कि कैसे एक्शन लिया। तो इसमें वही बात की गई है पूरे एडिटोरियल में। एट लास्ट इसमें कहा गया है कि इवेंचुअली इंडिया सक्सेस लाइंस इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। कि इंडिया का सक्सेस पूरी तरह से है कि वो बॉर्डर्स को अपने प्रोटेक्ट करे, एज डन इन नगरोटा, जैसे उन्होंने किया है। जो हमारे सभी जानते हैं कि आर्मी फोर्सेस बहुत ज़्यादा हमारे रिस्पेक्टफुल हैं, और जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहती हैं। एंड बाय प्रोवाइडिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल एनवायरनमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। की और एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के, जिससे जो मच डिलेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वहाँ पे उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाए, और जो अटेम्प्ट्स हैं उनको फिर से बनाया जाए। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि इंडिया ने कैसे एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि वो
हमारे नेशन सिक्योरिटी को डैमेज ना कर पाए। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द माइग्रेंट वर्कर्स एज अ घोस्ट अमंग सिटीजन्स, कि इसमें बताया गया है न्यू पब्लिकेशन जो कंटेंट्स करता है कि लॉकडाउन मिजरी वॉज नो एनोमली बट एन इफेक्ट ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम फुल सिटीजनशिप, कि जब ये माइग्रेंट वर्कर्स जो लॉकडाउन हुआ, जैसे हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया फुल लॉकडाउन कंट्री में, ये नोवल कोरोना वायरस की कंडीशन क्या है, तो पूरी तरह से इस लॉकडाउन में लोग जो वर्कर्स थे जो माइग्रेंट किए, बहुत ज़्यादा लोग इधर से अपने स्टेट्स होम स्टेट्स गए, जो काफ़ी लोगों की डेथ हुई इसके कारण, कई लोग भूखे मरे, तो कई कंडीशंस में लोग पैदल चल चल के गए कि ट्रेन चल नहीं रही थी, तो कई कंडीशंस थी। तो उस तरह की कंडीशंस को आपने ध्यान नहीं रखा, इसमें वही बात की गई है कि लॉकडाउन तो हर कंट्री में हुआ, लेकिन इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रेजिडी हुई, जो ह्यूमंस पे ट्रेजिडी हुई इतनी बड़ी, जिसके कारण जो गरीब लोग थे, जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कतें आई, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसा इसमें बात की गई कि जो टॉप डिसीजन मेकर्स है उनको लगता है पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स हैं भी, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा लॉकडाउन रखा। नहीं तो कुछ स्टेप्स आपको देनी चाहिए थी, कि कुछ सुविधा देनी चाहिए थी, जिससे हम लॉकडाउन करने से पहले या लॉकडाउन करने के बाद जो जाना चाहे अपने होम स्टेट्स, उनको वो पूरी चेकअप करा के वापस भेज दिया जाए। तो इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए थे, जिसमें यही बात की गई है। इसमें कहा गया है कि आर माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया फुल सिटीजन्स, की जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं भी कि नहीं, इसमें ये क्वेश्चन राइज होता है। तो पूरे एडिटोर में इसी बारे में बताया गया है कि लोगों की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग गए, कितने लोग 500 किलोमीटर दूर अपने अपने घर गए, कुछ लोग तो बहुत दूर दूर से गए। तो इस तरह से कई इंसिडेंट्स हैं जो इसमें पूरे एडिटोरियल में बताए गए हैं, जो लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लोगों के ऊपर, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, और पूरी तरह से ह्यूमंस के ऊपर, जो गरीब लोग हैं पुअरली कंसीव्ड, उनको इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अगला एडिटोरियल विथ लैंड राइट्स बट नो लैंड, कि जो मैनी आदिवासी फैमिलीज आर अनलाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट राइट्स एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जम्मू कश्मीर में, उससे कई आदिवासी फैमिलीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। ऐसा इसमें अनलाइकली कि इनको बेनिफिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा इसमें बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है क्या जम्मू कश्मीर का, इसको अलग से देख लेते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये पास हुआ था 2006 में, ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है उनको पूरी तरह से राइट्स देता है। ये 2 स्टेजेस में था। एवरीवन हैज़ टू सेटिस्फाई, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता था। प्राइमरी रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट और लैंड, की वो उन्हें जो लोग वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड्स में, उनको वो हो, उनके ऊपर ये राइट्स उनको मिलती है। और जो डिपेंड्स करते हैं फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड फॉर लिवलीहुड, और या जो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पर अपनी जीवन यापन के लिए निर्भर करते हैं, तो उनके लिए भी ये राइट्स थे। वन हैज़ टू अप्रूव की जो अबव कंडीशन है वो हैज़ बीन ट्रू फॉर 75 ईयर्स, की उस 75 साल से उनकी जो दादा परदादा थे वो भी वहाँ पे रहते हों, या तो उनके ऊपर ये राइट्स मिलते हैं। ये लॉ रिकॉग्नाइज करता है 3 टाइप्स ऑफ राइट्स को। लैंड राइट्स, जो नो वन हैज गेट्स राइट टू लैंड एनी दे हैव बीन कल्टिवेटिंग प्रियर टू, जो दिसंबर 13 2005 से पहले जो वो लैंड्स कल्टिवेट करते थे वो उनके अंदर आती थी। तो ओनरशिप भी इज ओनली फॉर लैंड, की उनकी ओनरशिप होनी चाहिए। यूज राइट्स, की वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थिंग्स जैसे तेंदुपत्ता हो गया, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट, उनको ट्रेडिशनली कलेक्ट किया जाए। ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं या वाटर बॉडीज हैं उनको। तो ये एक हो गई लैंड राइट। एक यूजर राइट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी बनाई गई थी, जो जैसे क्या कहते हैं कि मेक्स द फाइनल डिसीजन, कि जैसे कोई भी लॉ होता है वो कमिटी को दिया जाता है। उनके राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज द फॉरेस्ट, उनकी पूरी राइट होती है कि वो फॉरेस्ट को मैनेज करें, कि इससे पूरे से डिग्रेड ना करें, उनको भी फॉरेस्ट को भी मैनेज करें जिससे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, कि फॉरेस्ट पूरी तरह से डिमिनिश ना हो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पोषण अभियान नीड्स अ बूस्ट। एक स्टडी में फाउंड हुआ है कि जो पोषण अभियान है उसको बूस्ट की जरूरत है, ऐसा इसमें बताया गया है। नीति आयोग जो जिसने रिपोर्ट में कहा है कि सजेस्ट एक्सलेटेड एक्शन, की एक्शंस लाना चाहिए और अच्छी तरह से तेजी से, जिससे वो जो टारगेट्स हैं उनको मीट कर सके। जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जो पोषण अभियान, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है चिल्ड्रंस या मदर्स के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे
हम इस तरह को रिड्यूस करना, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अनीमिया 2022 तक, इसके लिए ये पोषण अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यही बात की गई है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण जो डेथ हो जाती थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ होती थी, उसको रोकने के लिए पोषण अभियान लाया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं ये पोषण अभियान है क्या, इसको अलग से देख लेते हैं। पोषण अभियान को कब लाया गया, क्या था, उसको देख लेते हैं। पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। इसका टारगेट था स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया जो अमंग यंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं, जो उनका लो बर्थ वेट जो 2%, 2%, 3%, 2% पर एनम जो डिक्रीज होता है, लो होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए पोषण अभियान लाया गया था। इसका मिशन था कि वो जो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन होती है, जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, जिनका 38.4% टू 25% बाय 2022 लाने की बात की गई थी कि स्टंटिंग कम करने की। पोषण अभियान एम करता था कि सर्विस डिलीवरी एंड इंटरवेंशन बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल चेंज, की पूरी तरह से सुविधा प्रोवाइड करना, सर्विस डिलीवरी, सर्विस प्रोवाइड करना। अंडर इस अभियान में स्वस्थ भारत पैराक्स भी लाया गया था, विल बी डिप्लॉय वन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, की डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ बात कर सकें और जो कोई दिक्कत हो उनके साथ पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। स्वास्थ्य भारत जो प्रेरक से कुड फंक्शन एज अ कैटलिस्ट फॉर फास्ट ट्रैकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अभियान। जो ये स्वास्थ्य भारत प्रेरक थे, तो पूरी तरह से एक तरह से कैटलिस्ट थे, क्या कहते हैं, सिटीजन्स और ये अभियान के बीच में, जो पूरी तरह से इस अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से फास्ट ट्रैक में वर्क करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।